हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म इन्वेस्टमेंट फॉर योर फ्यूचर। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि ये चैनल आर्ट्स स्ट्रीम से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है और अलग अलग प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएंगे और आगे भी अलग अलग सब्जेक्ट से जुड़े वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे। इसके लिए सिर्फ आपको चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी दबाना है, जिससे आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल जाए। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इग्नू एमए हिस्ट्री के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जल्दी कवर करेंगे ताकि एमए हिस्ट्री के स्टूडेंट्स का लास्ट मिनट रिवीजन हो जाए। आज हम MHI 1 पेपर के टोटल 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए फिर बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, कृषि के प्रारंभ होने के मानव समाज पर क्या विस्तृत प्रभाव पड़े, चर्चा कीजिए। इस सवाल के जवाब को हम जल्दी पॉइंट्स में समझ लेते हैं। कृषि की शुरुआत होने से ग्रामीण संस्कृति का जन्म हुआ, जनसंख्या में वृद्धि हुई, जनजातीय समुदायों का उदय हो गया, नई तरह की महामारियां और बीमारियां भी फैली, निजता का भाव आने से सुरक्षा बहुत जरूरी हो गई, लोग एक जगह बसकर रहने लगे और ज्यादा मेहनत करने लगे, आगे के लिए भोजन को भी बचाने लगे और जहां निजता का भाव आता है वहां पर टकराव की स्थिति अपने आप ही बन जाती है। इसके अलावा लोग हर कार्य को करने के लिए योजना बनाने लगे और अंततः राज्य का उदय हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, कांस्य युग में तकनीकी विकास में वृद्धि व इसके सामाजिक आर्थिक प्रभावों को रेखांकित कीजिए। पॉइंट वाइज देखें तो तकनीकी रूप से तांबे और कांस्य धातु का बहुत अधिक प्रयोग होने लगा था। इसके माध्यम से मूर्ति, औजार, गहने, कवच और अन्य तरह के उद्योगों में धातु का प्रयोग शुरू हुआ और एक समय के बाद धातु विज्ञान के अलग अलग विशेषज्ञ समाज के सामने आने लगे। जैसे जैसे चीजें कॉम्प्लिकेटेड होने लगी, उसी के अनुसार मेहनत बहुत ज्यादा की जाने लगी और लोगों के बीच काम का बंटवारा हो गया। सामाजिक प्रभाव की बात करें तो शासक और आम लोगों के बीच हैसियत के हिसाब से मांग बढ़ने लगी। आर्थिक प्रभाव की बात करें तो आयात और निर्यात, चाहे वे विदेशी स्तर पर हो या फिर आंतरिक स्तर पर, वह भी बढ़ा और शहर तकनीक का केंद्र बन गया। इस तरह से कांस्य युग में तकनीकी स्तर के विकास के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक रूप से समाज में बड़ा बदलाव आया। तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं, प्राचीन यूनान में दास व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। देखिए, उस दौर में दास तो हर जगह रखे जाते थे, पर प्राचीन यूनान की बात करें तो अन्य सभ्यताओं की तुलना में यहाँ पर कानूनी रूप से दासों को नहीं पाला जाता था। ये एक गुणात्मक स्तर पर हुआ। दासों को आंशिक रूप से उत्पादन कार्य के लिए यूज किया जाता। इनमें युद्धबंदी, कर्जदार और महिलाओं को शामिल किया गया और अलग अलग कामों की बात करें तो खनन कार्य, हस्तशिल्प में भी इनका प्रयोग किया गया। और कुछ विचारक मानते हैं कि दास व्यवस्था को प्राचीन यूनान के संदर्भ में बहुत ही ज्यादा बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया, यानी कि दास व्यवस्था के संबंध में तथ्य कुछ अलग भी हो सकते थे। इसके ठीक बाद स्पेक्ट्रा नाम के समूह ने हेलोट्री प्रथा को शुरू किया, जिसमें दासों पर सामूहिक अधिकार माना जाने लगा और दास के वितरण में राज्य ने अहम भूमिका निभाना शुरू किया, यानी कि राज्य ही लोगों की जरूरत के हिसाब से दासों को लोगों तक पहुंचाता था। यानी कि दास रखना व्यक्तिगत अधिकार पर नहीं रह गया था और इन दासों को संपत्ति की तरह रखा जाने लगा और एक समय के बाद आजाद मजदूरों का अस्तित्व इन दासों के बीच में से ही निकल कर आया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, खानाबदोश साम्राज्य की स्थापना की प्रक्रियाओं का मूल्यांकन कीजिए। खानाबदोश साम्राज्य को अगर बेसिक रूप से समझने की कोशिश करेंगे तो यह लोग कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अपना विस्तार करते थे और उनके प्रोफेशन की बात करें तो पशुपालन को प्राथमिकता दी गई और सामाजिक परिवेश की बात करें तो ये लोग कबीलाई जीवन जीना पसंद करते थे। ये पूरे वर्ष भर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे, इससे इन्हें अलग अलग जगह की अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और संस्कृति जानने को मिलती थी। संसाधनों के लालच में ये लोग स्थायी समाज पर कई बार आक्रमण कर दिया करते और उनके बसे बसाए समाज पर कब्जा कर लिया करते थे। उनकी अपनी ही तरह की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन शैली होती थी, जो कि स्थायी समाज से तो कई गुना अलग थी। इनका समाज लंबे समय तक कारगर इसलिए साबित नहीं हुआ क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ योजनाबद्ध रूप से नहीं बनाई गई और इनके निवास की बात करें तो ये स्टेप्स और तटीय राज्य में बसना अधिकतर पसंद करते थे। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इस्लाम धर्म के आगमन से पहले के अरब समाज की मूलभूत विशेषताओं को रेखांकित कीजिए।
इस्लाम धर्म, जो कि मक्का, मदीना और अरब देश के आसपास का विकसित हुआ। इस्लाम धर्म के आने से पहले अरब समाज की अपनी ही तरह की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था थी। यह नील और ऑक्सस नदी पर यहाँ पर मुख्यतः जल के स्रोत थे, चाहे वह सिंचाई के लिए हो या पीने योग्य पानी के लिए। प्रोफेशन की बात करें तो घुमंतू जीवन और पशुपालन आमतौर पर खानाबदोश साम्राज्य जैसा ही जीवन था। हाँ, यहाँ का व्यापारिक और कृषि क्षेत्र अन्यों की तुलना में काफी विकसित था। क्योंकि खानाबदोश साम्राज्य जैसा जीवन था तो कबीलाई माहौल और सामाजिक गठबंधन तो होना ही था। यहाँ पर अलग अलग मुद्दों को लेकर जो भी डिसीजन लिए जाते वह सामूहिक तौर पर लिए जाते थे। हाँ, बाद के समय में बद्दू नाम के राजनीतिक समूह ने अरब समाज पर अपनी छाप छोड़ी। यह व्यापार का माल ढोने, सैनिक उपलब्ध कराने, जबरन किसी मरुभूमि पर कब्जा करने और पशुपालन आदि कार्य में अग्रणी रहते थे। छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्ययुगीन काल में यूरोप में शहरों के विकास का संक्षिप्त परीक्षण दीजिए। यूरोप में बढ़ते हुए शहरों के विकास के कारणों के पीछे बढ़ती आबादी, क्षेत्र, संस्थाएं, शिल्प उत्पादन आदि थे। इसके अलावा औद्योगिक क्रांति और संचार व्यवस्था ने तो शहरों के विकास में जान ही डाल दी। शहरों के उदय होने के पीछे सबसे बड़ा कारण था सामंतवादी व्यवस्था का विघटन। अब क्योंकि शहर संसाधनों के मुख्य केंद्र बन गए थे, इसीलिए इसकी सुरक्षा भी किलेबंदी के माध्यम से की जाती। शहरों में मुख्य बाजार और व्यापारिक केंद्र बना दिए गए और सामंतवादी व्यवस्था के अंत होने के साथ ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लोगों के सामने आई और कई तरह की सामुदायिक संरचनाएं बनने लगी। लंबी दूरी के व्यापार को बढ़ावा दिया गया। इसके माध्यम से ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म के बीच मतभेद भी बढ़े, पर शहरों में आधुनिकीकरण अपने चरम पर था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सामंतवाद के विषय में विद्वानों के बीच विवादों पर एक निबंध लिखिए। हालांकि इस प्रश्न में निबंध लिखने के लिए बोला गया है, पर हम निबंध के लिए जरूरी कंटेंट को पॉइंट वाइज बता रहे हैं। इस प्रश्न के लिए आपको कुछ विचारकों के नाम याद रखने होंगे, जैसे कि बुलेविये और मोंटेस्क्यू कहते हैं कि सामंतवाद केवल राजकुमारों और अधिपतियों की सत्ता का परिणाम है। F.W. मेटलन मानते हैं कि सामंतवाद विखंडीकरण, सेना और सत्ता का निजीकरण मात्र है। मैक्स वेबर मानते हैं कि सामंतवाद एक स्वाभाविक सी अर्थव्यवस्था है। कार्ल बुखर के अनुसार सामंतवाद घर के अंदर बंद अर्थव्यवस्था है। और वहीं हेनरी पिरेन मानते हैं कि सामंतवाद का कहीं न कहीं इस्लामी प्रसार और व्यापार के पतन से संबंध है। उदारवादियों के अनुसार सामंतवाद सुरक्षा हेतु शासकों के प्रति समर्पण और आज्ञा पालन को दर्शाता है। और वहीं मार्क ब्लॉक सामंतवाद को थोड़ा सा जमीनी स्तर पर ले जाते हैं और कहते हैं कि व्यक्ति का व्यक्ति से गठबंधन ही सामंतवाद है। आठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय समुद्री व्यापार पर पुर्तगालियों का क्या प्रभाव पड़ा? उनके प्रभुत्व की पद्धतियों का परीक्षण कीजिए। आप सभी जानते होंगे कि भारत की ओर आने वाले समुद्री मार्ग की खोज में वास्को डी गामा का 1498 का एफर्ट पुर्तगालियों और अन्य यूरोपीय देशों के लिए फायदे का सौदा साबित हुआ और इसके बाद बड़े स्तर पर यूरोपीय एशियाई व्यापार की शुरुआत हो गई। खासकर पुर्तगालियों के भारतीय समुद्री व्यापार पर पड़ने वाले असर की बात करें तो पुर्तगालियों ने एशियाई जहाजरानी पर अपना प्रभुत्व जमाया, धीरे धीरे कर की नीति लागू की, सामरिक महत्व को और मजबूत करने के लिए जगह जगह अड्डे बनाए, अपने कुछ लोगों को यहाँ लाकर निगरानी कार्य के लिए लगाया। इसके पीछे खास मकसद यह था कि यूरोप को जो मसालों की आपूर्ति होती है उसमें वे किसी और के साथ हिस्सेदारी नहीं करेंगे, यानी कि पूरी तरह से एकाधिकार। और अंत में उन्होंने गोवा को प्रशासनिक कार्यों के लिए मुख्य केंद्र बना लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्ययुगीन विश्व में प्रमुख व्यापारी वर्गों की वृद्धि और विकास की विवेचना कीजिए। इसमें आपको सिर्फ इन 5 तरह के व्यापारिक समुदाय के बारे में डिटेल में जानना होगा, जैसे आर्मीनियाई व्यापारी, यहूदी व्यापारी, करीमी व्यापारी, एशिया और यूरोप के व्यापारी और अंत में भारत के व्यापारी, जिससे आपका व्यापारिक समुदाय वाला टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नवपाषाण शब्द की व्याख्या कीजिए। नवपाषाण कालीन समाज किस प्रकार पुरापाषाण समाज से अधिक जटिल था? हिस्ट्री के स्टूडेंट्स होने के नाते आप लोग पुरापाषाण और नवपाषाण के बीच के धरती आसमान के अंतर को तो जानते ही होंगे। इसको और भी क्लियर कर लेते हैं। नवपाषाण काल में काफी विकसित औजार पाए गए। खेती को जीवन यापन का मुख्य साधन बनाया गया। हालांकि पहले शिकार और संग्रहण जैसे कार्य केंद्र में थे। जनसंख्या में अलग स्तर की वृद्धि हुई।
जैसे जैसे जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई तो बस्तियों के आकार में भी बढ़ोतरी हो गई। सामाजिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान का सिलसिला शुरू हुआ। शिकार और संग्रहण को छोड़कर खेती को अपनाने के बाद खान पान में भी धरती आसमान का अंतर आ चुका था। इसका परिणाम था शारीरिक बनावट और सोचने समझने की शक्ति में बदलाव। इसके अलावा खेती करने के लिए लोग स्थायी रूप से एक जगह बसकर रहने लगे। अगला प्रश्न देखते हैं, आरंभिक कांस्य युगीन राज्यों के उत्थान में व्यापार के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। हालांकि कांस्य युगीन राज्य और सभ्यताओं को अधिकांशतः नदियों के मुहाने पर विकसित हुई व्यवस्थाओं के रूप में ज्यादा जाना जाता है, पर फिर भी कांस्य युगीन राज्यों के विकास में व्यापार काफी मददगार साबित हुआ। शासकों द्वारा अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए विदेशों से व्यापारिक संबंध बनाए गए। विदेशों से बहुमूल्य वस्तु को आयात किया गया और महंगी वस्तुओं के व्यापार में तो बहुत ही तेजी से बढ़ोतरी हुई, जो कि आम लोगों के दायरे से बिल्कुल बाहर था। अब बाहरी लोगों से व्यापार करने के लिए हमें उनकी भाषा की जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए दुभाषी सरकारी भाषाविद नाम का एक पद स्थापित कर दिया गया, जिसके माध्यम से बातचीत और विचारों के आदान प्रदान का सिलसिला शुरू हुआ। व्यापारिक संबंधों को और पुख्ता करने के लिए पत्र व्यवहार और लेखन कार्य की शुरुआत की गई, जो कि आज उस समय के इतिहास को जानने के लिए मुख्य स्रोत के रूप में उपलब्ध है। नदियों के किनारों यानी मुहानों पर गांव बसाए गए, जिससे जनसंख्या, बस्तियां और अर्थव्यवस्था तो बढ़ी ही, इसके अलावा व्यापार मार्गों में सुविधा को प्राथमिकता भी मिल गई। उस समय की विचारधारा थी कि अधिक धातु के अनुसार सम्राट की सेना का अनुमान लगाया जा सकता था और अमीर वर्ग के लोगों की कब्रों में धातु रखने की प्रथा को भी शुरू कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, रोमन साम्राज्य के विस्तार के 2 चरणों का विवरण दीजिए। पहला चरण, जिसमें इतालवी प्रायद्वीप पर पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया गया और लैटिन भाषा बोलने वालों से अच्छे संबंध बनाए गए और वहीं से आगे की योजना को मजबूत करने के लिए संसाधन जुटाए गए। केल्टस समूह द्वारा रोमन साम्राज्य पर आक्रमण किया गया और लूटपाट भी, पर रोमन साम्राज्य एक समय के बाद संभल गया और उसने फिर से पूरा का पूरा इतालवी प्रायद्वीप अपने कब्जे में किया। दूसरे चरण की बात करें तो भूमध्य सागरीय विस्तार को ज्यादा प्रमुखता दी गई। रोम और कार्थागेने के मध्य भयंकर युद्ध भी हुआ। इसके अलावा रोमन साम्राज्य ने मैसिडोनिया, यूनानी, मैकेडोनिया और पश्चिमी अनातोलिया पर भी अपना कब्जा जमाया। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक काल से पूर्व के चीन में धार्मिक परंपराओं का उल्लेख कीजिए। इस प्रश्न के जवाब के लिए आपको केवल 3 तरह के धर्मों का अध्ययन करना होगा जो कि चीन में प्रचलित थे: कन्फ्यूशियसवाद, ताओ धर्म और बौद्ध धर्म, और साथ ही इनकी अलग अलग परंपराएं और विशेषताएं भी। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्यकाल में आर्मेनियन और यहूदी व्यावसायिक समुदायों की भूमिका का उल्लेख कीजिए। आर्मेनियन समुदाय की बात करें तो ये अपनी ठोस अधिसंरचना, लंबी दूरी के व्यापार, मजबूत वाणिज्यिक संपर्क सूत्र और नए तरह के व्यापारिक मार्ग की खोज के लिए जाने जाते थे। और वही यहूदी समुदाय की बात करें तो आज के कॉरपोरेट राष्ट्रीय वित्त जैसी व्यवस्था को पहली बार यहूदी समुदाय ने ही शुरू किया था। शुरुआती विकास की बात करें तो इन्होंने सामुद्रिक कारवां तैयार करने से अपने कार्य की शुरुआत की और फिर धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में मुख्य भागीदार बन गए। ऋणदाता के रूप में इन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई और इसके अलावा लंबी यात्राएं, फिर नातेदारी और फिर धीरे धीरे अलग अलग समूह का भरोसा जीतना इनके व्यापार करने के तौर तरीकों का अहम हिस्सा था। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्यकाल में जनसंख्या में परिवर्तन लाने वाले प्रमुख कारणों का विवरण दीजिए। जनसंख्या में बढ़ोतरी लाने के पीछे कुछ प्रमुख कारण थे जो कि आज तक कायम हैं। देशांतरण यानी एक जगह से दूसरी जगह प्रवास, शहरीकरण, अर्थव्यवस्था में बदलाव और विकास की लहर, असमय अकाल पड़ना, बीमारी और महामारियां, आयु और मृत्यु दर में बदलाव, जन्म और प्रजनन के आंकड़े, विवाह का एक निश्चित समय और परिवार और घर के अलग अलग रीति रिवाज, जिसके अनुसार जनसंख्या में परिवर्तन देखने को मिले। अगला प्रश्न देखते हैं, पुरापाषाण काल के दौरान औजारों और इनके तकनीकी विकास पर नोट लिखिए। पुरापाषाण संस्कृति में किस किस्म की कला को देखने को मिलती है? औजार और तकनीकी विकास को समझने के लिए आपको पुरापाषाण के तीनों काल, निम्न, मध्य और उच्च पुरापाषाण काल के दायरे में चीजों को समझना होगा। इसके अलावा बदलती प्रजातियों यानी आरंभिक मनुष्य से आज के आधुनिक मनुष्य तक के सफर को
ध्यान में रखते हुए औजारों के अलग अलग प्रकार और उनके प्रयोग को समझना होगा। इसके अलावा कला की बात करें तो कारीगरी, चित्रकारी, प्राकृतिक चीजों का प्रयोग, रंग और प्रतीक चिन्ह आदि पुरापाषाण काल के कलात्मक विकास की झलक को दिखाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कांस्य युगीन समाजों की सामाजिक संरचना का विस्तृत ब्यौरा दीजिए। कांस्य युगीन समाज में सामुदायिक और निजी दोनों तरह की अर्थव्यवस्था पाई गई। सामुदायिक अर्थव्यवस्था ज्यादातर आम लोगों से जुड़ी थी और निजी अर्थव्यवस्था शासकों के लिए थी। प्रजा और राजा के बीच के संबंध को समझने के लिए दोनों के एक दूसरे के प्रति कर्तव्य को भी समझना होगा। महल की अपनी ही तरह की अर्थव्यवस्था थी। सेना में चीजों के परिचालन और लोगों के चयन को लेकर एक निर्धारित योजना बनाई गई थी। दफनाने की अलग अलग व्यवस्था यानी हैसियत के हिसाब से अलग अलग प्रथाएं देखने को मिलती है। निर्माण कार्य अपने स्तर पर शासक भी करवाते थे और आम लोग भी। उत्पादन कार्य नातेदारी के आधार पर और सामूहिक रूप से होता था और कांस्य युगीन समाज में अलग अलग दर्जे के लोगों के उपाधि रखने से जुड़े प्रमाण भी मिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, खानाबदोश साम्राज्य से आप क्या समझते हैं? अपने अध्ययन की अवधि के दौरान खानाबदोशों के प्रवास के पैटर्न की चर्चा कीजिए। सबसे पहले तो आपको खानाबदोश साम्राज्य से जुड़ी अलग अलग परिभाषाओं के अध्ययन के बाद एक सरल सी परिभाषा बनानी होगी। उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करने के जो इनके पैटर्न हैं उसमें आप स्क्रीन पर दिए गए पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि जब खानाबदोश साम्राज्य से जुड़े लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो वहां पर बसे हुए स्थानीय लोगों के साथ चीजों का आदान प्रदान किया करते और बहुत सारे केसेस में पाया गया कि इन्होंने उनकी बस्तियों में जाकर लूटपाट की और पूरी की पूरी बस्ती और समाज पर अपना कब्जा जमाया। इनके प्रोफेशन की बात करें तो पशुपालन मुख्यतः जीवन यापन का साधन था। मौसम के अनुसार ये अपनी आजीविका में थोड़ा बहुत फेरबदल कर लिया करते थे। इनके प्रवास की बात करें तो तटीय और आंतरिक राज्य में ये बसना पसंद करते थे। ये पॉइंट्स पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, अस्थायी अर्थव्यवस्था और भविष्य की योजना का अभाव इनकी कमजोरियों में जरूर गिना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन यूनान में अभिजात वर्ग और कृषक वर्ग के मध्य संघर्ष की प्रकृति का वर्णन कीजिए। संघर्ष लोकतंत्र की स्थापना में किस प्रकार कामयाब हुआ? पुरातन युग जिसमें किसानों और अभिजात वर्ग के बीच में संघर्ष शुरू हुआ, उससे पहले आया अंधकार युग जिसमें अभिजात वर्गों की शक्ति काफी बढ़ गई थी। इसका परिणाम था पुरातन युग में किसानों के साथ बड़ा संघर्ष। कारण था भूमि पर अधिकार जमाना। इस वजह से किसानों के लिए जीवन यापन करना असंभव सा हो गया था और संघर्ष होते के परिणाम सकारात्मक आए जिसमें कई सुधार लागू किए गए और किसानों को कुछ रियायतें भी दी गई। इसके ठीक बाद आई सोलोन पंच व्यवस्था जिसमें अगर किसान अपना कर्ज नहीं चुका पाता तो उसको बंधुआ मजदूर नहीं बनाया जाएगा और इसकी पुष्टि सोलोन नाम का पंच करेगा। और समय के साथ साथ नए नए आंदोलन आते गए, तानाशाही सरकारें बनी और अंत में जाकर जनतंत्र आया और यहाँ नागरिकता की व्यवस्था लाई गई। हालांकि ये सीमित थी, कुछ लोगों को नागरिकता के दायरे से बाहर रखा गया पर लोगों की निर्णय लेने में भागीदारी को जरूर सुनिश्चित कर दिया गया। और अब बात करते हैं अंतिम प्रश्न की, यूरोप में सामंतवाद के उत्थान और विकास की चर्चा कीजिए। सामंतवाद के विकास को समझने के लिए इसकी शुरुआत और पतन को समझना बहुत जरूरी है। इसकी शुरुआत आपसी संरक्षण, निष्ठा और संधि करने के उद्देश्य से हुई थी। इसके पीछे के कारण की बात करें तो व्यापार का पतन, सुरक्षा और जनसंख्या, खेती और राजा की ताकत, तीनों में कमी सामंतवाद के उदय के पीछे के कारणों में प्रमुख माने जाते हैं। और धीरे धीरे करके सामंतवाद ने अपने पैर जमाने शुरू किए और जब यह अपनी चरम स्थिति पर पहुंच गया तो लंबी दूरी के व्यापार, शहरीकरण, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदय, तकनीकी विकास और हथियारों के विकास, कृषक विद्रोह, ज्ञान के फैलाव और नए नए रास्तों की खोज ने सामंतवाद की जड़ें खोदना शुरू किया। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें।